प्यारे बच्चों, 12वीं क्लास की एनसीईआरटी किताब का 11वां लेसन हमारा विद्रोही और राज है। यह 1857 के विद्रोह से संबंधित है। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है। इस लेसन को मैंने कोशिश की है कि आसान भाषा में करके, जिस तरीके से आपकी बुक में कंटेंट दिया हुआ है उस कंटेंट को सीरियल वाइज ही क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करके आपको समझाने का प्रयास किया है मैंने। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह का आरंभ किस प्रकार हुआ, पहले हम ये समझेंगे। तो देखिए, इस विद्रोह की शुरुआत मेरठ से होती है, यानी उत्तर प्रदेश का जो ज़िला मेरठ है वहाँ की एक छावनी है। वहाँ 10 मई 1857 को दोपहर के बाद मेरठ की छावनी से इस विद्रोह का आरंभ होता है। सबसे पहले इस विद्रोह में पैदल सेना के लोग शामिल होते हैं। इसके बाद इसमें घुड़सवार सैनिक शामिल हो जाते हैं और यह विद्रोह मेरठ शहर के पूरे इलाके में फैल जाता है। धीरे धीरे करके वो आसपास के जो गांव हैं वो भी इस विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। तो जिन सिपाहियों ने विद्रोह की शुरुआत करी थी वो आगे बढ़ कर के वहाँ पर जो शस्त्रागार थे, शस्त्रागार मतलब जहाँ हथियार रखे जाते हैं, उस स्थान पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों के जो वहाँ मकान यानी बंगले बने हुए थे या उनका जो सामान था उसे जलाना शुरू कर दिया। इसके बाद जो उनके ऑफिसेस थे, दफ्तर थे, वहाँ पर जो रिकॉर्ड रखे हुए थे, जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाना और सरकारी इमारतों, इन सब में लूटपाट मचाना शुरू कर दिया और इन्हें ध्वस्त किया। शहर को यानी मेरठ शहर को जो लाइन टेलीग्राफ के माध्यम से दिल्ली से जोड़ रही थी उस लाइन को भी काट दिया गया। अंधेरा जैसे जैसे होने लगा वैसे सिपाहियों का एक जत्था यानी एक टुकड़ी घोड़ों पर सवार होकर के दिल्ली की तरफ चल पड़ी। दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में यहाँ मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र द्वितीय रहते थे। तो ये विद्रोही लोग 11 मई को सवेरे जो लाल किले का फाटक है वहाँ आकर पहुँच जाते हैं और उस समय रमज़ान का महीना चल रहा होता है। जो बादशाह हैं वो नमाज पढ़ के और शहरी खा के उठे ही थे, तभी उन्हें लाल किले के फाटक पर कुछ हल्ला गुल्ला सुनाई पड़ता है। तो वहाँ जो सिपाही लोग बाहर खड़े थे उन्होंने बादशाह को बताया कि हम लोग अंग्रेज़ों को मार करके आ रहे हैं और हमने इसलिए मारा है क्योंकि उन लोगों ने हमें गाय और सूअर की चर्बी में जो कारतूस लिपटे हुए थे उन कारतूसों को दांत से खोलने के लिए मजबूर किया था। अगर हम ऐसा करते तो हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म भ्रष्ट हो जाते। इस कारण हम लोगों ने अंग्रेज़ों को मारा है और मार करके यहाँ आए हैं। इसी बीच एक दूसरी टुकड़ी, दूसरा एक सिपाहियों का जत्था मेरठ से दिल्ली आ जाता है और यहाँ जब दिल्ली पहुँचता है तो दिल्ली के लोग भी उस विद्रोह में शामिल होने लगते हैं। यहाँ दिल्ली में जो अमीर लोगों के मकान थे उनके साथ भी मारपीट की जाती है, उनके साथ भी लूटपाट की जाती है और देखते ही देखते जो ये दिल्ली शहर था वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के कंट्रोल से बाहर होता हुआ नज़र आ रहा था। कुछ सिपाही जो थे उनमें से लाल किले के अंदर घुस गए। लाल किले के अंदर इसलिए घुस गए क्योंकि बादशाह को इस विद्रोह का नेता बनाना चाह रहे थे। शुरू में तो बादशाह आनाकानी कर रहे थे, लेकिन इन सिपाहियों ने इतना ज़्यादा दबाव बना दिया कि उन्हें इस विद्रोह को अपना आशीर्वाद देना पड़ा, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। अब जो ये विद्रोह था उसके नेता कौन बन गए? बहादुर शाह ज़फ़र द्वितीय। उनके नाम से ये विद्रोह को चलाया जा सकता था। 12 और 13 मई का जो दिन था तब तो थोड़ा इधर नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में शांति रहती है, लेकिन जैसे ही खबर दिल्ली फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है और बहादुर शाह ज़फ़र ने अपना समर्थन दे दिया है, वैसे वैसे हालात बहुत तेज़ी से बदलने लगे। जो गंगा घाटी के आसपास की छावनियां हैं
या जो दिल्ली के पश्चिम की छावनियाँ हैं, वहाँ भी विद्रोह के स्वर बहुत तेज होने लगे। अब इसी के साथ साथ विद्रोह का विस्तार होता है। विस्तार कैसे होता है कि इन विद्रोहियों ने कुछ संकेतों के माध्यम से विद्रोह करना शुरू किया। जैसे कई स्थानों पर तो शाम के टाइम गोला दाग दिया जाता था और लोग इकट्ठे हो जाते थे। कहीं कहीं विद्रोही लोग बिगुल बजा देते थे, बिगुल की आवाज़ सुन के लोग इकट्ठे हो जाते थे और लूटपाट करना, विद्रोह करना शुरू कर देते थे। सबसे पहले जहाँ हथियार रखे जाते हैं, शस्त्रागार, वहाँ पर कब्जा करते थे और फिर खजाना लूटते थे। फिर सरकारी इमारतें हैं, उन पर हमले बोलते थे, रिकॉर्ड जला देते थे। अब इतने बड़े काम में अलग अलग धर्मों के लोग थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, अन्य धर्मों के लोग थे। इसलिए आम जनता से हिंदी, उर्दू, फारसी में अपीलें की जाती थी कि सभी लोग इस विद्रोह में शामिल हों। तो विद्रोह में जब आम लोग शामिल हो गए तो इनके हमलों का विस्तार होता गया। देखते ही देखते लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे जो बड़े बड़े शहर थे, वहाँ पर विद्रोह फैल गया और वहाँ पर जो साहूकार थे और जो धनी लोग थे, वो लोग भी इन विद्रोहियों का शिकार हुए। क्योंकि ये किसान लोगों का मानना था कि ये जो साहूकार लोग हैं, ये भी हमारा उत्पीड़न करते हैं अंग्रेज़ों की तरीके से, इसलिए, और ये अंग्रेज़ों के पिट्ठू भी हैं। तो अमीरों के यहाँ भी लूटपाट की जाती थी, उनके घर भी ध्वस्त किए जाते थे। तो इन छुटपुट विद्रोहों ने जल्दी ही चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। हमने देखा था कि शुरुआत मेरठ की एक छोटी छावनी से होती है और देखते देखते दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, यानी बहुत बड़ा हिस्सा इस विद्रोह में शामिल हो जाता है। और जो अंग्रेज़ों की सत्ता थी, जो शासन थी जो शासन प्रशासन चला रहे थे, उसकी खुलेआम अवहेलना होने लगी। उसको ये लोग, उनके नियमों को बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। अंग्रेज़ों के पास इस विद्रोह का कोई जवाब भी नहीं था और वो कोशिश कर रहे थे हम अपनी ज़िंदगी कैसे बचाएं, अपना घर बार कैसे बचाएं, इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। विद्रोह कहाँ से दबाते वो। और अवध का जो इलाका पड़ता है, वहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व वहाँ के जो युवा पुत्र थे नवाब के, बिरजिस कद्र, वो कर रहे थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इन विद्रोहियों की बागडोर यानी नेतृत्व अलग अलग स्थानों पर किसने संभाली थी। तो देखिए, विद्रोही फौरन मेरठ से दिल्ली गए और जो बहादुर साहब बूढ़े हो चुके थे, उनसे नेतृत्व संभालने की बात कही थी। लेकिन बहादुर शाह अंग्रेज़ों से डर रहे थे और उनके अंदर बहुत बेचैनी थी कि हम ऐसा कैसे करें। लेकिन जब सिपाही लोग अंदर घुस गए, उन्होंने ज़बरदस्ती करी, तब बहादुर शाह जफ़र ने इस नेतृत्व को संभालने की बात कही थी। ये बात होगी दिल्ली की। अब बात है कानपुर की। कानपुर में नाना साहिब ने सिपाहियों और जनता के दबाव में इस नेतृत्व को संभाला था। ये नाना साहब कौन थे? ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी थे नाना साहब। इन्होंने कानपुर में इस विद्रोह की कमान संभाली। इसी तरीके से बिहार के आरा के जमींदार थे कुंवर सिंह, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व संभाला। झांसी की रानी जो थी, उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व संभाला। लखनऊ क्षेत्र में बिरजिस कद्र ने संभाला। तो अब सभी जगह राजा या रानी या तालुकेदार, जो बड़े जमींदार थे, वही लोग नेतृत्व नहीं संभाल रहे थे। इसके अलावा जो आम जनता थी, वो भी कहीं ना कहीं उनमें से लोग निकल करके इस नेतृत्व की बागडोर को अपने हाथ में ले रहे थे। तो कई बार देखने में आया कि मेरठ से कुछ खबरें आ रही थी कि वहाँ पर एक हाथी पर सवार होकर एक फ़कीर आता है और उससे कई लोग मिलने बार बार आ रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया गया कि जो हाथी पर सवार युवक है, उसने नेतृत्व संभाल रखा था। लोगों को उकसाने के लिए उस समय कई नेता सामने आ चुके थे। जैसे शाहमल बड़ौत परगना के थे, इन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया। इसी तरीके से छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम, यहाँ के आदिवासी काश्तकार गोनू नाम के आदिवासी हैं, इन्होंने नेतृत्व संभाला। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों ने इस विद्रोह का नेतृत्व संभाला और इसको एक बड़ा आकार दिया। अब हम अगली बात देखते हैं कि जो 1857 का जो विद्रोह हो रहा है, इसको फैलाने में अफवाहों और भविष्यवाणियों की क्या भूमिका थी। तो बच्चों, इसमें ऐसा था
कि मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों के बारे में बताया था। ये हमने पहले भी सीखा है। तो एक तो ये मतलब क्या था, ये अफवाह, कि इस अफवाह यानी इस जो विद्रोह फैल रहा था इसमें अफवाहों का, भविष्यवाणियों का बहुत बड़ा रोल था। तो एक ये भी अफवाह थी कि ये जो कारतूस बनाए गए हैं इसमें सूअर और गाय की चर्बी लपटी होती है, उन्हें दांतों से खोलना पड़ता है। अगर ऐसा करते हैं तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और ये जो कारतूस थे उस समय एक एनफील्ड नाम की राइफल थी, उन राइफलों में इन कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। हालांकि अंग्रेज़ों ने सिपाहियों को बहुत समझाने का प्रयास किया कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात को लोगों ने नहीं माना था। ये एक अफवाह की। अब ये अफवाह बनी कैसे, इस पे भी किताब में दिया हुआ है कि बंगाल में दमदम स्थित एक शस्त्रागार था, मतलब हथियार जहाँ रखे जाते, वहाँ पर काम करने वाला एक खलासी है। उसने जनवरी 57 में एक ब्राह्मण सिपाही है उससे कहा कि हमको पानी पिला दो। उस ब्राह्मण सिपाही ने उसे पानी पिलाने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि तुम निम्न जाति के हो, अगर तुम्हें हम पानी पिलाएंगे तो लोटा जो है वो अपवित्र हो जाएगा। तो इस बात पर जो खलासी था उसने जवाब दिया कि तुम अभी लोटा से पानी पिलाने में अपवित्र मान रहे हो, जल्दी ही तुम्हारा धर्म भ्रष्ट, तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि तुम्हें गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस मुंह से छीलने पड़ेंगे। हालांकि ये जो स्टेटमेंट दिया है इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स इस तरीके से नहीं है, इसकी क्या विश्वसनीयता है इसके बारे में कहना कठिन है, लेकिन फिर भी ये अफवाह थी। तो देखते देखते अफवाह का असर हमने देखा। फिर इसके बाद क्या होता है कि विद्रोह की शुरुआत में उत्तर भारत में और भी अफवाहें फैली थी। जैसे कि हमने देखा कि वहाँ पर कारतूसों में इसकी चर्बी मिली हुई है। ऐसी अफवाहें की थी कि जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने हिंदू और मुसलमान के धर्म को भ्रष्ट करने का पूरा अपनी एक योजना बना ली है। इसलिए उन्होंने जो बाज़ार में आटा मिल रहा है उस आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिला दिया है। एक दूसरी अफवाह फैला दी गई, तो लोगों ने आटे से छूने को इनकार कर दिया। इसी तरीके से एक अफवाह थी कि अंग्रेज़ लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ भारतीय लोगों को ईसाई बनाया जाए। ये तो हो गई अफवाहें। अब है बात भविष्यवाणी की। उसी समय एक भविष्यवाणी प्रचलित थी कि जब प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, तो कहा जा रहा था जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब ये हमारा देश जो एक तरीके से आज़ाद हो जाएगा। अर्थात 1757 से लेकर 1857 का वही समय था कि लोग मान रहे थे जो भविष्यवाणी है वो सत्य होने वाली है। इसी तरीके से उत्तर भारत के अलग अलग जो गांव थे वहाँ पर चपाती बांटने यानी रोटियां बांटने का भी प्रचलन देखने में आता है कि रात में एक आदमी गांव के चौकीदार को एक चपाती देता है और उससे कहता है कि 5 चपातियां बनाकर आगे गांव में पहुंचाओ। हालांकि चपातियां बांटने का उद्देश्य पूरी तरीके से आज भी स्पष्ट नहीं, लेकिन फिर भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो विद्रोही लोग थे वो किसी न किसी तरीके से अपनी कॉन्स्पिरेसी करके आगे मतलब एक तरीके से प्लानिंग करके इस चीज़ को, अपने विद्रोह को आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, अब लोग अफवाहों पर विश्वास क्यों कर रहे थे इसको हम सीखेंगे। देखिए बेटा, ऐसा था कि यदि 1857 की अफवाहों को 1820 के दशक से अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई जा रही नीतियों को के संदर्भ में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लोग अफवाहों में क्यों विश्वास कर रहे थे। तो ऐसा था कि ये वही समय था जब लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में यहाँ भारत में पश्चिमी शिक्षा को लागू किया जा रहा था, पश्चिमी विचारों को लागू किया जा रहा था और भारतीय समाज को सुधारने का प्रयास किया जा रहा था। तो लोगों को ये लग रहा था कि हमारी जो यहाँ की मूल बातें उनको नष्ट करके अंग्रेज लोग अपनी पढ़ाई को, अपनी नीतियों को लागू करना चाह रहे हैं। तो लोग इनको संदेह की दृष्टि से देखने लगे और इन्होंने स्कूल कॉलेज खोलने शुरू करे अपनी शिक्षा पद्धति के आधार पर। 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया, विधवा विवाह को वैधता प्रदान करी गई। तो ये सारी चीज़ें भारतीयों को रास नहीं आ रही थी। शासकीय अयोग्यता के कारण
यानी अगर कोई शासक अयोग्य हो जाता है या किसी राजा ने किसी बच्चे को गोद ले रखा है तो वो अंग्रेज लोग उसको मान्यता प्रदान नहीं करते थे, उसके राज्य को अवैध घोषित कर लेते थे और उसके इलाके को अपने राज्य में मिला लेते थे। इसी तरीके से चाहे झांसी है, सतारा है, इन रियासतों को अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये उन्होंने अपने खुद कब्जा करने के लिए अपने सुविधा से नियम बना लिए थे। तो चूँकि ऐसे हालात बन चुके थे, तभी लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तो बेटा इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग इतना ही सीखेंगे, इसके बाद अगली वीडियो रिकॉर्डिंग आपको भेजी जाएगी। ठीक है? ओके।